नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। आज 3 जनवरी है। आज देश के एक राज्य के मुख्यमंत्री को ईडी के सामने पेश होना था। मुख्यमंत्री का नाम है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल की पार्टी तमाम विधि विशेषज्ञों के साथ बातचीत कर रही है। क्या हम ये ईडी का समन स्किप कर सकते हैं? ये तीसरी बार मिला। वो लगातार इसको गैर कानूनी बताते हैं। वो उसका रिप्लाई देना चाहते हैं, लेकिन स्वयं अपेयर नहीं होना चाहते, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बातचीत भी चल रही है कि यदि वो अपेयर हो जाएंगे तो शायद उन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा। और ये अकेले मुख्यमंत्री नहीं जो रडार पे हैं। एक और मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन, झारखंड के, जो 6 बार समन्स देने के बाद भी नहीं गए। तो लीगल ऑप्शन ईडी ने भी ढूंढा है। तो चर्चाएं बहुत जोरों से हैं कि वो अपने पत्नी को मुख्यमंत्री बना के जेल में जाने के लिए भी तैयार बैठे हैं। एक तीसरी शख्स और है जिनको 5 जनवरी को जिनको समन्स किया गया है, बुलाया गया है। वो उप मुख्यमंत्री है। वो बिहार के तेजस्वी यादव है। ये तमाम जो नाम हैं, ये इंडिया गठबंधन के बड़े नेता हैं। इन पे भ्रष्टाचारों के आरोप हैं। तेजस्वी पे, जब उनके पिताजी रेलवे मंत्री थे सालों पहले, तब के घोटाले के आरोप है। हेमंत सोरेन पे भी आरोप है। और शराब घोटाला, जिसमें 100 करोड़ रुपए गोवा के चुनाव में खर्चा करने की जो आरोप लगे हैं, कि जो शराब की अ, जो नीति बदली, उसमें जो इनने रिश्वत ली, ऐसा आरोप है। दूसरी ओर एक आरोपी जेल में है, जिनका नाम संजय सिंह है। उन्होंने, जिनने रिश्वत दी, उसको उप मुख्यमंत्री से मिलाया था। उप मुख्यमंत्री ने पार्टी के नाम पे जो डोनेशन दिया था, 36 लाख का चेक, वो स्वीकार किया था, इसलिए वो जेल में है। लगातार 2014 के बाद, हम खासकर 19 के बाद, तो ये लगातार दिखाई दे रहा है कि विपक्ष के नेता ईडी के लगातार टारगेट पे हैं। और एक मोडस अप्रेंटिस भी करीब करीब सेम है। एक अप्रूवर आता है, सरकारी गवाह बनने के लिए कोई तैयार हो जाता है, कोई एफिडेविट देता है, और उस एफिडेविट के आरोप सामने रखते हुए बिना किसी जांच पड़ताल के सीधा अरेस्ट किया जाता है और फिर लगातार जेल में रखा जाता है, ये बोल के कि हमारा इन्वेस्टिगेशन बरकरार है। कहीं 1.25 करोड़ का आरोप है, कहीं 200 करोड़ का है, कहीं 300 करोड़ का है। बघेल के ऊपर तो 500 करोड़ का आरोप लगा था। एक लाल डायरी थी जिसका जिक्र बड़ा चुनाव में हो रहा था। ये तमाम चीजें एक तरफ है, और दूसरी तरफ 70,000 करोड़ के आरोपित, जिनके ऊपर आरोप लगाया, और ये हमने नहीं, स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आरोप लगाया, वो आज उन्हीं के पार्टी के साथ हाथ मिला के महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री है। मैं अजित पवार की बात कर रहा हूं। कुल मिलाकर ये पूरा प्रयास चल रहा है कि इंडिया गठबंधन के जो बड़े नेता हैं, उन्हें इस तरह से जेल में रखा जाए लगातार इन्वेस्टिगेशन के नाम पे, कि जब 2024 के चुनाव का प्रचार हो, तो वो उस प्रचार में दिखाई नहीं दिए। तेजस्वी यादव यदि जेल जाते हैं, तो उनके पीछे संभालने वाली ऐसी कोई बड़ा नेता नहीं है। वो भले ही जेल से चुनाव अपना लड़ाई जीत जाएंगे। नीतीश कुमार साथ में लड़ रहे, तो नीतीश कुमार बहुत सारी चीजें संभाल लेंगे, लेकिन तेजस्वी का प्रचार में न होना एक इम्पैक्ट तो मतदाताओं पे कर सकता है। इसमें ये दुधारी तलवार है, दोनों तरफ से काट सकती है। या तो ये कि तेजस्वी का न होना प्रचार में कहीं ना कहीं पार्टी को कमजोर बनाता है, लेकिन तेजस्वी को जेल में डालने के बाद तेजस्वी का जो वोट बैंक है, जो जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी साथ रहने के बाद भी, जो तेजस्वी ने अपना वजूद दिखाते हुए अपनी सीटें बरकरार रखी विधानसभा की, वो जो उनका इंटैक्ट मतदाता है, वो यदि ओवर रिएक्ट कर
सिंपैथी के चक्कर में बढ़ चढ़ के यदि तेजस्वी के लिए रास्ते में उतर गया, तो फिर ये लड़ाई मोदी बनाम जनता होगी बिहार में। फिर जनता चुनाव लड़ेगी, और जब जनता ने चुनाव लड़ा इस देश में, फिर नेताओं का सुपड़ा साफ हुआ, ये भी हमने देखा। इमरजेंसी के बाद इंदिरा जी हो, या फिर इंदिरा जी को सत्ता से उतारने के बाद जो विपक्ष ने खिचड़ी पकाई थी और उसमें जो छिछालेदर हो गई थी, तो फिर जनता त्रस्त होके उन्होंने वापस इंदिरा जी को सत्ता पे स्थापित किया था। केजरीवाल भी वैसे ही है। केजरीवाल के 2 लोग ऑलरेडी जेल में हैं, 2-3 लोग जेल में हैं। जैन साहब भी है, मनीष सिसोदिया भी है, संजय सिंह भी है। मनीष सिसोदिया ये पूरा सरकार चलाने वाले थे, शख्स थे। संजय सिंह एक चेहरा थे मीडिया में, लगातार सरकार को सवाल पूछने वाले, राज्यसभा में दहाड़ने वाले। और केजरीवाल सुप्रीमो बनकर कभी पंजाब, कभी दिल्ली और बाकी राज्यों में जहां वह प्रसार करना चाहते हैं, वहां लगे हुए थे। यदि केजरीवाल जेल में जाते हैं तो उसके पीछे भी पार्टी में ऐसा कोई ताकतवर नेतृत्व नहीं कि जो पूरी चीज संभाले। लेकिन फिर केजरीवाल के जेल के जाने के मायने ये भी है कि दिल्ली, पंजाब और बाकी सभी जगह जहां छोटे-छोटे पॉकेट्स में वोट परसेंटेज है, गुजरात में भी अच्छा परसेंटेज है, यदि केजरीवाल का मतदाता बिफर गया, तो फिर पार्टी को लेने के देने पड़ जाएंगे। वर्तमान में 2024 को लेके नरेंद्र मोदी और उनका कुनबा कितना चिंतित है, इसका बेहतरीन उदाहरण हाल ही में ट्रक ड्राइवरों के स्ट्राइक से पता पड़ा। जैसे ही रास्ते पे ट्रक उतर गए, तुरंत उनकी मांगे मानने के लिए सरकार तैयार हो गई। ये शायद नरेंद्र मोदी के जीवन की तीसरी बार है कि जब उन्होंने कुछ किसी चीज से पीछे हटना पड़ा। पहले लैंड एक्विजिशन बिल जब 2014 में आए तब उन्होंने किया। 3 बार अध्यादेश निकाला, लेकिन वो कानून नहीं बन पाया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी समर्थित किसान संघ जो था, उन्होंने भोपाल की ऐतिहासिक रैली में इन्हें हिटलर तक बोल दिया था। दूसरा, किसान को लेके जो 3 बिल आए थे, 700 किसान शहीद हुए उत्तर प्रदेश के चुनाव के डर से, वो कानून भी वापस हुए। और अब जो सीआरपीसी में चेंजेस किए थे, और ट्रक ड्राइवर को एक्सीडेंट के बाद यदि किसी की जान जाती है लापरवाही से, हिट एंड रन का मामला बनता है, तो 10 साल की सजा और 7 लाख का जुर्माना, इससे भी सरकार को पीछे हटना पड़ा। इसका मतलब झुकाने वाला चाहिए, यह सरकार झुकती है। विपक्ष पूरा लामाबंद होके, चाहे ममता हो, चाहे लेफ्ट हो, चाहे सोरेन हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, जनता दल यूनाइटेड हो, चाहे शरद पवार हो और उद्धव ठाकरे हो, सभी पूरी ताकत के साथ इनको झुकाने के लिए लगे हुए हैं। ऐसे में इंडिया गठबंधन के एक-एक नेता को यदि वो जेल भेजते हैं, तो हो सकता है सत्ता पक्ष का ये परसेप्शन हो कि ये जेल में जाने से या इनके नजदीकी जेल में जाने से, वहां अभिषेक बनर्जी रडार पे है, ममता का राइट हैंड है, उससे ममता कमजोर होगी। शरद पवार की तो पार्टी तोड़ दी, उद्धव ठाकरे की पार्टी तोड़ दी, उद्धव ठाकरे के परिवार को राज्य ने एसआईटी एक बनाकर एक एक्सीडेंट को मर्डर केस बताने में तुले हुए हैं। सभी दूर से घेराबंदी चल रही है। इस घेराबंदी से एक बात तो अच्छी तरह से जनता के सामने दिखाई दे रही है कि भाजपा सामने की लड़ाई आर पार के लड़ने में डरती है। तीनों राज्यों के चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद भी विधानसभा के कहीं ना कहीं अपने ही पार्टी में होने वाले विद्रोह को लेकर डर है। और विपक्ष की ताकत, भले ही आप पब्लिकली कमजोर कहते हैं विपक्ष को, लेकिन आप ये जानते हैं कि विपक्ष की ताकत इतनी है कि आपको 220 230 पे सिमट सकते हैं। इस वजह से ये डर ही है कि आर पार की लड़ाई के
पहले ही सामने वाले पक्ष के लोग जो हैं, जो विरोधी पक्ष के लोग हैं, उनमें से कई लोगों को चुनाव के मैदान से दूर ही रखा जाए। ये तमाम चीजें जो है, ये इस बात को इंडिकेट करती है कि कहीं ना कहीं भाजपा भी जानती है कि उनकी तमाम योजनाएं, जिनकी बड़ी बड़ी बातें वो करते हैं, वो लोगों तक पहुंच नहीं पा रही। महंगाई, बेरोजगारी का भूत लगातार सामने विद्रूप नृत्य कर रहा है। पिछड़ों, दलितों पे होने वाला अन्याय, महिलाओं पे होने वाले अन्याय, अत्याचार, इसमें कमी नहीं आ रही है। 11 राज्यों में उनकी सरकार होते हुए भी ये तमाम चीजों का, और दूसरी बात, पैसे की किल्लत। सरकार के पास पैसा नहीं है। तमाम राज्य सरकारें जो है, उनके पास पैसा ही नहीं है। राज्य सरकारें तनख्वाह देने के लिए लोन ले रही है। मध्य प्रदेश ने हाल ही में 2000 करोड़ रुपए तनख्वाह देने के लिए लिए। नई योजनाएं जो 3 महीने में लागू करनी है, जो चुनावी वादे किए थे, वो इतना बड़ा टेंशन है कि राज्य की माली हालत बहुत दयनीय होने जा रही है। वही देश की हालत। राम मंदिर को पूर्ण रूप से 2024 के चुनाव का फ्रंट फेस रखा जाएगा। जिस हिसाब से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को एक बड़ा इवेंट करके राजनीतिक मार्केटिंग चल रहा है, दूसरी ओर कहीं G20 तो कहीं चंद्रयान, इसको कैच करने का प्रयास किया जा रहा है। हिंदू मुसलमान करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन ये सफलता दे सकते हैं जहां उनके राज्य है, हिंदी बेल्ट है, जहां काऊ बेल्ट जिसको हम कहते हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, वहां ऑलरेडी भाजपा के पास इतना समर्थन है कि और ज्यादा की वहां जगह ही नहीं है। लेकिन जिन राज्यों में उन्हें तकलीफ हो रही है, बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना, इन राज्यों में ये तमाम मुद्दे जो वो काऊ बेल्ट में बेच रहे हैं, वहां बिकने को तैयार नहीं है। ऐसे में सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार होता है आगे वाले पक्ष की विश्वसनीयता को ग्रहण लगाना। अविश्वसनीयता इतनी हावी करवा दीजिए इंडिया गठबंधन पे, जब लोग जेल जाते हैं तो फिर बोलना शुरू हो जाते हैं, भ्रष्ट है इसलिए जेल गए, वो विपक्ष में है इसलिए जेल जा रहे हैं। ये जनता जानती है, क्योंकि भ्रष्टाचारी जेल में नहीं जाते। भ्रष्टाचारी यदि बीजेपी के साथ होते हैं तो वो मंत्री बनते, उप मुख्यमंत्री बनते, मुख्यमंत्री बनते हैं। ये भी जनता देख रही है। इसलिए आने वाले 50 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है। आज शाम तक केजरीवाल जी क्या रास्ता अपनाते हैं, ईडी क्या रिएक्ट करती है, सोरेन के लिए ईडी ने क्या सोच के रखा है, और 5 तारीख को तेजस्वी जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये भी सवाल है। कुल मिलाकर 3 मतलब आने वाले 50 घंटे इस देश में बहुत सारी चीजें क्लियर करेगी। यदि जेल जाने के लिए सब तैयार हैं और ईडी को हेड ऑन ले रहे हैं, सीधा ईडी से टकराव ले रहे हैं, इसका मतलब अब वो जो ईडी का डर है वो नहीं रहा। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं, सलीम जावेद ने शोले में कह दिया था, जो डर गया सो मर गया। केसीआर का हश्र सबने देखा, मायावती का घटता हुआ प्रचंड भी सबने देखा। तो जो बीजेपी की ईडी से डर के कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन पे आया, वो राजनीतिक वजूद उसका समाप्ति की ओर जाता है। यदि राजनीतिक वजूद बचाना है, पार्टी का वजूद बचाना है, अपने आप का जो स्टैंड है उसको लेके चीजें क्लियर करनी है, तो फिर जेल जाने से का जो डर है, जेल जाने का, उसको मन से निकाल देना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि सोरेन जिस हिसाब से अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार हो गए, ये सारी बातें इस तरफ से इंडिकेट कर रही है कि चाहे सोरेन हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो,
चाहे अभिषेक बनर्जी हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो, चाहे शरद पवार और उनका कुनबा हो, एक बात तो तय है, जेल हो या बेल हो, अब लड़ाई आर पार की लड़ेंगे। यही बीजेपी के लिए मुसीबत होने वाली है। आज इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा अजीत अंजुम जी का यूट्यूब चैनल।